देखिए, अब इस टॉपिक को एक्चुअली जब आप आगे पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ का प्रॉब्लम बनाएंगे, न्यूमेरिकल जब करेंगे, तो न्यूमेरिकल में कभी कभी और मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलवेज लगभग ये बोलते हुए पाएंगे क्वेश्चंस को कि 30 कूलम्ब करंट इज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फलाना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग NiSO4, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग ZnSO4। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप पाएंगे कि कहेगा कि इतनी कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी उसमें जा रही है या इतना एम्पियर का करंट इतने सेकंड तक जा रहा है, ऐसे भी कहेगा। इतने एम्पियर की करंट इतने सेकंड तक जा रही है या इतनी कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से जा रही है। भैया आप जो हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट पास करा रहे हो, उसको मापते कैसे हो? आप तो करंट भेज देते हो और तुम न्यूमेरिकल भी बना लेते हो, लेकिन तुम्हारा बेस तो ठीक रहता नहीं, तो ये गड़बड़ाते हो। ऐसा क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल तो बस गड़बड़ा जाते हैं। कह देगा कि 1 किलोमीटर इज अटैच्ड इन सीरीज विच गिव्स दिस अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट दिस। तब पूछ देगा दूसरे सेल का, पूछ देगा कि एक जो है मेरे पास खतरनाक क्वेश्चन होगा, तो अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप जानते हैं तो उस खतरनाक क्वेश्चन को बना सकते हैं। कह देगा कि एक आपके पास ZnSO4 सॉल्यूशन है, ठीक है ना, जिंक का इलेक्ट्रोड है, इस पर जिंक को जमा होना है, ठीक है ना, इस पर जिंक को जमा होना है, और कहेगा कि कॉपर किलोमीटर है। कह देगा कि कॉपर किलोमीटर है जो इससे सीरीज में कनेक्टेड है, जिस कुल कॉपर किलोमीटर में कॉपर जमा होता है 10 ग्राम। तो बताइए कि इसमें जिंक कितना ग्राम जमा होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, फिक्स है। आपको पता होना चाहिए कि आखिर कूलोमीटर क्या होता है। कूलोमीटर शब्द कूलम्ब से बना है, और कूलम्ब मीटर यानी कूलम्ब क्या चीज़ का यूनिट है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, क्यू चार्ज का, टोटल चार्ज का कूलम्ब यूनिट है। तो चार्ज की क्वांटिटी मापने वाले मीटर की, इंस्ट्रूमेंट की का नाम है कूलोमीटर जी। और इसी इंस्ट्रूमेंट से किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से कितनी कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है ये पता किया जाता है जब इसे हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। और आप फिजिक्स के अनुसार जानते हैं कि सीरीज में जब कनेक्शन होता है तो करंट सेम पास करती है। तो वेन एवर योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कनेक्टेड इन सीरीज with coulometer, then quantity of electricity in coulometer will be equal to the quantity of electricity in the electrolytic cell। तो इसलिए इसमें अगर क्वांटिटी पता चल जाए तो इसमें उतनी क्वांटिटी पर करके उसी से निकाल लेंगे। तो कूलोमीटर में तुमको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पता होना चाहिए। कूलोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही मापता है, तो यही तो माप के देगा। तो डायरेक्ट घुमाने वाला क्वेश्चन क्या होगा कि उसमें डायरेक्ट नहीं देके करंट, डायरेक्ट नहीं देके कूलम्ब, घुमा के किलोमीटर पे गेम खेल के और बच्चे को फंसा लेता है, और बच्चे फंस जाते हैं खुशी खुशी, ढील खोल के फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं, फंसना मना है। किलोमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। किलोमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, किससे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। और किलोमीटर दो तरह के होते हैं, एक सिल्वर किलोमीटर और दूसरा कॉपर किलोमीटर। अब सिल्वर किलोमीटर कैसे बनाया जाता है? तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ये जो है एक बर्तन ले लिया जाता है, ठीक है, प्लेटिनम का, प्लेटिनम क्रूसिबल, प्लेटिनम का बर्तन ले लेते हैं, और जो एक्ट करता है कैथोड की तरह, प्लेटिनम का वो बर्तन कैथोड की तरह एक्ट करेगा, और कैथोड पे जो जमा होगा उससे क्वांटिटी पता चल जाएगी। और सिल्वर का एक फॉइल, सिल्वर का एक तार डाल देते हैं, और सिल्वर का तार डाल देते हैं और जो कि एनोड की तरह ट्रीट करता है, और काम क्या करते हैं कि इसमें एक सॉल्यूशन AgNO3 का डाल देते हैं।
AgNO3 का सॉल्यूशन डाला रहता है, ठीक है। और सिल्वर का फॉयल रहेगा एनोड के रूप में, तो ये बता देगा आपको करंट का क्वांटिटी। तो ये इस तरह से आप जब जानोगे तभी तो पता होगा ना कि सिल्वर कितना जमा हो रहा है सिल्वर फॉयल पे, सिल्वर कितना जाके Ag+ और NO3- में टूटेगा और Ag+ जाके प्लेटिनम पर डिपॉजिट होगा, और कितना जमा हो रहा है इसी से पता चल जाता है कितनी करंट जा रही है। उसी तरह कॉपर किलोमीटर क्या होता है कि कॉपर के दो जो है प्लेट ले लेते हैं, कॉपर के 2 प्लेट जो कि एनोड की तरह काम करते हैं, 2 प्लेट दोनों पॉजिटिव रहेंगे, एनोड की तरह काम करेंगे, और उसके बीच में एक डाल दिया जाता है क्या, कैथोड। वो भी कॉपर का एक शीट डाल दिया जाता है, पतला सा शीट, और सॉल्यूशन ले लिया जाता है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का, तो इससे कॉपर किलोमीटर बन जाता है। तो ये कॉपर किलोमीटर का केस होता है। तो इस तरह से आपको 2 तरह के किलोमीटर होते हैं, और इस किलोमीटर को आप ध्यान रखिएगा, आगे हम लोगों को प्रॉब्लम बनाने में हेल्पफुल होगा। इसको अब इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, कैसे कैसे करवाया जाएगा, और अगर होता है तो क्या क्या होगा, अंदर में इफ़ेक्ट क्या क्या होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस तब तक नहीं होगी जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल सोर्स जो है करंट का नहीं लेंगे, यानी यू हैव टू सप्लाई करंट, इलेक्ट्रिक करंट टू दी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आउटसाइड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको आपको कंटिन्यूअस देते रहना होगा। हाँ, जैसे ही डिस्कनेक्ट कीजिएगा प्रोसेस रुक जाएगा। इसीलिए सेकंड पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो है केमिकल एनर्जी दैट अकर्स आर फोर्स्ड नॉट स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोलाइसिस में जो केमिकल प्रोसेस हो रहा है, जैसे M+ जाके जमा हो रहा है, ये फोर्स्ड है, ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। हाँ, करंट देकर ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, करंट दे के। अगर आप करंट देना बंद करोगे तो बस रुक जाएगा। यानी कि ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हुए हो तुम, प्रोसेस वही स्पॉन्टेनियस होता है जो अपने आप चल रहा है और बरसों से चल रहा है, उसको बिना रोक टोक के चल रहा है, उसे कोई रोक नहीं रहा है, कोई ऑब्स्टेक्ट नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म चल रहा है, ठीक है, और वो उसको रोका नहीं जा सकता। दैट इज स्पॉन्टेनियस, अपने से चलने वाला। अब यहाँ तो क्या है कि करंट जब तक पास कराइए तब तक होगा, करंट पास करना बंद कीजिए बंद हो जाएगा। तो M+ को जाके जमा होने के लिए और X- को जमा होने के लिए आपको लगातार करंट देते रहना होगा, यानी फोर्स देते रहना पड़ेगा, बाहर से एक फोर्स देते रहना पड़ेगा। इसीलिए दिस प्रोसेस इज फोर्स्ड, यानी नॉट स्पॉन्टेनियस, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कैसी प्रोसेस है, तो आप थर्मोडायनेमिक्स के लैंग्वेज में कहोगे कि इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, जब तक करंट पास कराया तब तक हुआ, पास बंद। तो ये जो है स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन नेसेसरीली बी रेडॉक्स रिएक्शन। ये मत सोचना कि रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन नहीं, जब होगा तो दोनों होगा, जब होगा तो दोनों होगा। तुम्हें बताया था हमने लास्ट क्लास में कि भैया एक इलेक्ट्रोड पर जो है एक डिस्चार्ज हो रहा है तो दूसरे इलेक्ट्रोड पर दूसरा डिस्चार्ज हो रहा है। X- एनोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो उसी समय M+ इलेक्ट्रॉन ले रहा है। भैया M का ही इलेक्ट्रॉन था, X लिया था, और वो इलेक्ट्रॉन जब वो छोड़ रहा है तो M को खड़ा रहना पड़ेगा लेने के लिए। कह सकते हो कि M+ एकदम दरवाजे पे खड़ा है अपना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, उधर से X छोड़ा और ये लिया, यानी दो छोड़ने का काम ऑक्सीडेशन और ये लेने का काम रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ तो रिडक्शन हुआ, अगर ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। यानी दोनों प्रोसेस रेडॉक्स प्रोसेस होना चाहिए, रेड ऑक्स, यानी दोनों प्रोसेस मस्ट बी साइमल्टेनियस, मस्ट बी साइमल्टेनियस। हाँ, साइमल्टेनियस होना चाहिए। ये नहीं एक हो गया
तब दूसरा हुआ, ऐसा नहीं, साइमल्टेनियस एक साथ होते रहना चाहिए, तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा। और करंट जो है फ्लो का, करंट का फ्लो को मेंटेन अंदर में कौन करता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कौन करता है? बाहर तो एक्सटर्नल सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ओके, लेकिन भीतर में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन फ्लो कराता है? आयन कराते हैं। M+ आयन चल के जा रहे हैं तो आयन के चलते ही ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, वो सर्किट कंप्लीट होता है। M+ जा रहे हैं चल के, X- भी जा रहे हैं चल के, तो अंदर में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में आयन जो है कैरी करते हैं करंट। करंट को कौन कैरी करता है अंदर में? आयन। यानी आयंस आर द रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द करंट। और करंट के फ्लो को के इस तरीके को आयनिक कंडक्शन कहते हैं। आयंस आर द रिस्पॉन्सिबल पार्ट of the completing the circuit in electrolytic cell. If there are no ion, no current will pass. So there must be ions. So the movement of ions are responsible. They are moved inside the electrolytic cell. Ions move, M+ move cathode towards cathode, X- move towards anode. And the movement of ions are responsible for the electric current passing through the electrolytic cell. तो इसको आयनिक कंडक्शन भी कहते हैं। आयनिक कंडक्शन भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब रिलेटिव स्पीड, जेनरली नॉट ऑलवेज, ये जेनरली क्या होता है कि स्मॉलर आयंस जो हैं फास्ट मूव करते हैं। स्मॉलर आयन, जो आयन साइज में छोटे हों, जैसे H+ है, साइज में छोटा है, तो जो स्मॉलर आयन हैं जिनमें वज़न कम है वो जनरली फास्ट चलते हैं, और जो हेवियर आयन हैं, बिगर आयन हैं, बड़े आयन हैं, वो जनरली स्लो चलते हैं। तो इन ये मूवमेंट में इनका ये बात होता है। और जो बात है कि क्वांटिटी जो सब्सटेंस का डिस्चार्ज कर रहा है, जैसे M+ कितना डिस्चार्ज करेगा तो X- कितना करेगा, ये क्वेश्चन उठता है ना कि X कितना जमा होगा तो M कितना जमा होगा। तो ये जो दोनों चीज़ें जो जमा होगी ना एक दूसरे से केमिकल इक्विवेलेंट में होगा, यानी इक्विवेलेंट में जमा होंगी, उसका इक्विवेलेंट इसका इक्विवेलेंट बराबर होगा। हाँ, दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। यस, जितना इक्विवेलेंट्स M का जमा होगा उतना ही इक्विवेलेंट X का जमा होगा। पिछले क्लास में आपको चर्चा की कि आखिर कितना कितना जमा होगा। तो दोनों का क्वांटिटी में ऐसा नहीं है कि रिलेशन नहीं है जिसको जितना मर्जी है जमा हो जाए। नो नो, नॉट एट ऑल। दोनों में रिलेशन है, दोनों में रिलेशन है। और रिलेशन ये है कि जितना इक्विवेलेंट एक M का जमा होगा उतना ही इक्विवेलेंट X का जमा होगा। ये दोनों की क्वांटिटी जो जमा होगी एक दूसरे के इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में जमा होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स दोनों के बराबर होंगे। हाँ, ये नहीं कि जितना मर्जी आप जमा करा दो, जितना मर्जी मैं जमा करा दूँ, हो गया। नहीं, नो नो नो, नॉट एट ऑल। जमा होने के लिए बोथ शुड बी इन इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में जमा होंगे, जिसकी चर्चा हम लोग को फैराडेज के सेकेंड लॉ में पढ़ना है कि आखिर कितने कितने जमा होंगे और कैसे कैसे जमा होंगे। इसी चीज़ को लॉ के अंतर्गत आप देखिए, बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ी मज़ेदार भी है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, एक्चुअली मान लीजिए कि ऐसा होता है, प्रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंशियल मतलब पसंद करना, पसंद करना। अब मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रोड पर दो दो तरह का कैटायन आ जाए, दोनों को तो पसंद ही करता है, दोनों तो प्लस है। कैथोड तो पॉजिटिव वालों को पसंद करता ही है, तो दो दो तरह का जो है आयन आ जाए, कैटायन आ जाए। मान लीजिए आपकी शादी ठीक हो गई और जो है आपके पास दो दो फोटो आ गए कि भाई इसमें पसंद करना है। अरे दोनों से तो आप शादी कर नहीं सकते हैं, ये तो बर्बाद हो जाएंगे।
तो आखिर उस स्थिति में किसको प्रेफर करेंगे, किसको पसंद करेंगे, प्रीफरेंस किसका होगा, प्रीफरेंस किसको देंगे, कौन प्रेफरेबल होगा। तो यही केस है। जैसे कि देखिए, आपको दिखाते हैं। जैसे आपको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लीजिए, मान लीजिए ऐसे बना लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक। अब इसमें जो है ये आप इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, कैथोड, और एक इधर डाल दीजिए एनोड, और इसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक। अब ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ठीक। अब रहा कि इसमें जो है मान लीजिए कि एक्वस NaCl का सॉल्यूशन दे दिया गया आपको। किस चीज़ का सॉल्यूशन दिया गया? एक्वस NaCl का। एक्वस NaCl का सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है वाटर। वाटर NaCl को तोड़ देता है। अगर आप गर्म करके नहीं तोड़ते हैं तो पानी डाल दीजिए, पानी ही उसको प्लस माइनस में तोड़ देता है। लेकिन दिक्कत है कि पानी भी खुद प्लस माइनस में टूट जाता है। पानी itself, water itself, H2O itself breaks into H plus and OH minus, and NaCl also breaks into Na plus and Cl minus. That's why there are two cations. There are two types of cation. These both are cation. और दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ एनायंस। तो अब आपको तो प्रॉब्लम हो ही गया ना जी कि भैया दो तरह के केटायन हो गए। तो अगर इसमें जो है आपके सॉल्यूशन में आपको डाल दिया गया, आपको दो एक्वस NaCl दिया गया। क्या दिया गया? एक्वस NaCl। तो एक्वस NaCl का क्या मतलब हुआ? एक्वस का मतलब पानी हुआ। एक्वस मतलब पानी, तो पानी टूट गया H प्लस और OH माइनस में। हाँ, NaCl भी टूट गया किस चीज़ में? Na प्लस एंड Cl माइनस में। अब तो ये दोनों प्लस यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ आके इसका दरवाज़ा खटाएगा कि दरवाज़ा खोलो, हमको तुम पे डिस्चार्ज करना है, हमको तुम पे बैठना है। अब H प्लस भी चाहेगा कैथोड पे जाना, Na प्लस भी चाहेगा कैथोड पे जाना। अब तो ये दोनों आयन चाहेगा कैथोड पे जाना। H प्लस भी चाहेगा कि हम कैथोड पे चले जाएं, और Na प्लस भी, और दोनों उसका के लायक है, दोनों प्लस है। और कैथोड आपको पता है कि कैथोड कैसा चार्ज होता है? कैथोड कैसा चार्ज होता है? कैथोड निगेटिवली चार्ज होता है। तो उसके लायक तो दोनों केटायन है। H प्लस भी उसी के लायक है, Na प्लस भी उसी के लायक है। तो दोनों आपका केटायन उसके लायक है, उसके योग्य है। अब क्या करे? अब क्या करेगा? किसको डिस्चार्ज करवाएगा? बताइए। अब आपके पास दो फोटो आ गया, किसको पसंद कीजिएगा? ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है भाई। और उसी तरह से अपोजिट साइड देखिए, अपोजिट साइड यहाँ पर इसके पास आ गया OH माइनस, Cl माइनस भी और OH माइनस भी, और दोनों कहा कि हम जाना चाहते हैं, पसंद कर लो। हम भी माइनस, ई भी माइनस, हम भी माइनस तो भी माइनस, तो दोनों को तो प्लस पसंद ही करेगा। तो अब प्रीफरेंस की बात आ जाती है। जैसे ही आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन आते हैं, 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस। If you have more than one options, whether it will be food or photo, if you have more than one options of either food or photo, then you have to select one. You have to select one first. तो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट वन, पहले तुमको एक को तो पसंद करना होगा। अब किसको पसंद करोगे? जैसे खाना में दो तरह के खाना आ गया, रसगुल्ला भी आ गया, समोसा भी आ गया सामने प्लेट में। विच विल यू विल ईट फर्स्ट?
तो वैसी स्थिति में आप क्या करोगे कि जो है जो आपको ज़्यादा पसंद होता होगा उसे तुम पहले खाओगे तो उसके बाद पीछे बाद वाला को खाओगे। यहाँ भी कैथोड यही करता है, H+ और Na+ में उसे पसंद H+ पड़ता है पहले, इसलिए H+ बिटवीन H+ Na+ कैटायंस हाइड्रोजन डिस्चार्ज एट कैथोड फर्स्ट। लीजिए H+ जो है पहले डिस्चार्ज होगा, पहले जमा हो जाएगा Na+ पहले डिस्चार्ज। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी ज़रूरत पड़ता है, आपको पड़ेगा। आपको हम क्वेश्चन बनवाते समय मेमोरी में रखे रहिएगा, हम क्वेश्चन बनवाते समय आपको बोलेंगे। तो H+ पहले डिस्चार्ज कर जाएगा और उधर Cl- एंड जो है Cl- और OH- में फर्स्ट एंड क्लोरीन एट एनोड फर्स्ट, और Cl- OH- में क्लोरीन जो है एनोड पर पहले डिस्चार्ज कर जाएगा। तो आखिरकार इसके पीछे क्या फंडा है? तो इसके पीछे फंडा है कि जो है कैथोड के पास H+ और Na+ गए और मारा मारी फटाफटी कर रहे हैं, ये हम पहले तो हम पहले, हम पहले तो हम पहले, ढिशुम ढिशुम मार रहे हैं, आई फर्स्ट तो आई फर्स्ट। ठीक, तो एक दूसरे को फैट मार रहे हैं और मार के नाक मुंह सब तोड़ के ब्लड आ गया। ठीक, तब तक कैथोड दरवाज़ा खोल के निकला, कहा कि भैया तुम मेरे दरवाज़ा के सामने मारपीट क्यों कर रहे हो? तो ये दोनों कहा कि भैया हम डिस्चार्ज करना चाहते हैं तुम पर बैठना चाहते हैं, हम बैठने वाले हैं। तो वो कहता है वो Na+ के हम भी तुम्हें इस पर बैठने वाले हैं। तो कैथोड कहा कि भैया बैठवाना हमको है, तुम लोग मार कर, हमको जिसको पसंद होगा उसको बैठवाएंगे। तब दोनों को समझ में आया कि आखिर बैठवाना तो सही में कैथोड पर। तो कैथोड कहा कि भैया हम उसे पसंद करेंगे जो हमारा कम एनर्जी खाएगा, हमारा पोटेंशियल कम खाएगा, हमारा डिस्चार्ज पोटेंशियल कम खाएगा। बात तो सही है, यही चीज़ तो होता है, जो परेशान कम करेगा उसी को ना पहले लोगे। जो परेशान कम करेगा समोसा पेट में जाके गुड़गुड़ 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 करेगा और रसगुल्ला जाके एकदम चिपक जाएगा। इसलिए पहले वही चीज़ खाओगे जो परेशान कम करेगा, दिक्कत कम पहुंचाएगा। ठीक, तो कैथोड जो है पहले H+ को पसंद किया क्योंकि H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। यहाँ हमने लिख दिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो पहले जमा होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है वो पीछे जमा होगा। या यूँ कहिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन ऑफ सम ऑफ द आयंस आर गिवन बिलो। तो ये डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जो हम आगे आपको लिखेंगे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आपको अभी ही बता देते हैं कि शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या है, उसके आधार पर डिस्चार्जिंग होती है इनकी। तो ये चीज़ है, देखिए डिस्चार्ज पोटेंशियल, जो कम एनर्जी खाएगा कैथोड का उस कैथोड पे पहले जाएगा, जो कम एनर्जी खाएगा एनोड का वो एनोड पर पहले जाएगा। तो देखिए डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीजेज। अब देखिए Na+ और H+ में, Na+ और H+ में कौन कम एनर्जी खा रहा है? ये एक छोटा सा फॉर्म दिए हैं, बड़ा फॉर्म आगे बताएंगे। ठीक, ये Na+ और H+ में जो है आपको कौन कम एनर्जी खाएगा? डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज है, जिससे कम 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 कम, तो इसका कम हो गया, तो इसलिए पहले डिस्चार्ज ये करेगा, बाद में डिस्चार्ज ये करेगा। हाँ, अनअटैकेबल इलेक्ट्रोड लगाए रखिएगा, ये भी बात ध्यान दीजिएगा, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड के केस में। अगर लेकिन एक्वस CuSO4 ले लिए
तो एक्वस CuSO4 लीजिएगा तो इसमें Cu+2 आ जाएगा, एक्वस के चलते H+ आ जाएगा। तो H+ और Cu+2 दोनों में कौन पहले जाएगा भैया? तो H+ और Cu+2 आ गया। एक्वस ले लिए, इसमें एक्वस CuSO4 लिए तो एक्वस से तो H+OH- बनेगा, CuSO4 से Cu+2 बनेगा, SO4-2 बनेगा। तो अब बताइए कि H+ और Cu+2 में दोनों में पहले कौन डिस्चार्ज करेगा? तो पहले Cu+2 डिस्चार्ज करेगा, क्योंकि H+ से कम डिस्चार्ज पोटेंशियल Cu+2 का है। अगर Hg+2 रहे तो उसका और कम, Ag+ रहे तो और कम, तो ये और पहले डिस्चार्ज करेगा। तो यानी कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो पहले कैथोड पर डिस्चार्ज करेगा, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है वो पीछे डिस्चार्ज करेगा, बाद में डिस्चार्ज करेगा। ठीक, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीजेज तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन, डिपोजिशन करने का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि Na+ और H+ में डिपोजिशन किसका पहले होगा? तो H+ का डिपोजिशन पहले होगा, हाँ, और Na+ का डिपोजिशन पीछे होगा। तो ये तो आप समझ गए, ये ऑर्डर अगर याद रखेंगे तो कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, ये प्रेफरेंशियल ऑर्डर पता चल जाएगा। वही आप करेंगे एनाइन के केस में। एनाइन के केस में मान लीजिए SO4-2 भी है, OH-2 भी है CuSO4 के केस में, तो SO4 पीछे जाएगा, OH- पहले जाएगा। यहाँ OH- भी था, Cl- भी था, OH- Cl-, तो बताइए इन दोनों में कौन पहले जाएगा? तो इन दोनों में Cl- पहले जाएगा। तो आप समझ गए, तो कौन पहले जाएगा इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये ऑर्डर अगर आप याद रखते हो तो आप बता सकते हो कि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज में कौन आयन पहले जाएगा और कौन आयन पीछे जाएगा। हाँ, ये तुम्हारे तो लेफ्ट हैंड का खेल हो गया, सिर्फ ऑर्डर याद रखना है, इसके बाद बता देना है कि कौन आयन पहले जाएगा और कौन आयन पीछे जाएगा। तो ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज हो गया, समझ गए? ठीक है, तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज इस तरह से होता है। नोट डाउन कर लिए? तो अब आ गया फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है, और इसी लॉ को पढ़ने के बाद हम लोग ये समझ पाते हैं कि प्रॉब्लम कैसे बनता है। प्रॉब्लम बनाने के लिए फैराडेज लॉ बड़ा इम्पॉर्टेंट लॉ है। फैराडेज का फर्स्ट लॉ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसके बाद सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, और तब उनका इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, और तब उनका कम्बिनेशन पढ़ेंगे, और तब प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे हम लोग इस पर। तो फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या है? फैराडे 2 लॉ दिए थे फैराडे साहब इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए स्पेशली फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस Faraday gave 2 laws. That 2 laws are, तो वे 2 लॉ ये हैं कि पहला लॉ में उसने ये बताया था कि भैया कैथोड पर और एनोड पर जाके केटायन एंड एनायन रेस्पेक्टिवली जमा हो रहे हैं, तो आखिर उनका कितने देर में कितनी क्वांटिटी जमा होगी, और उनके क्वांटिटी के जमा होने को कंट्रोल आखिर कौन करेगा? उनके क्वांटिटी को जमा होने को कंट्रोल कौन करेगा? मान लीजिए किसी को दिल किया कि 10 ग्राम जमा कराना है, किसी का दिल किया कि 20 ग्राम जमा कराना है, और किसी का दिल मचल गया कि नहीं हम तो 100 ग्राम ही जमा कराएंगे, तो क्या होगा? तो ये होगा भैया कि उस हिसाब से एक्चुअली फैराडे ने स्टडी किया कि क्वांटिटी जो जमा हो रही है वो एक और चीज़ के क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप किसी सब्सटेंस का कोई क्वांटिटी जमा हो रहा है, तो वो जो है क्वांटिटी जो जमा हो रही है वो क्वांटिटी
करंट से जमा हो रही है ना। करंट जो जा रही है, करंट अंदर में, आप तो जानते हो इलेक्ट्रोलाइसिस करंट देकर कराया जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी देकर कराया जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी क्वांटिटी जमा कराया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर। तो भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्वांटिटी से तो कुछ रिलेशन होगा, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट गिविंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन क्वांटिटी विल बी लड्डू, क्वांटिटी विल बी लड्डू। अगर करंट नहीं दीजिएगा तो क्वांटिटी कितना जमा होगा? नहीं जमा होगा। यानी करंट देने से क्वांटिटी के जमा होने का संबंध है। फैराडे ने स्टडी किया, कम करंट देके देखा तो कम जमा हुआ, ज़्यादा करंट देके देखा तो ज़्यादा जमा हुआ, और ज़्यादा करंट दिया तो और ज़्यादा जमा हुआ, और ज़्यादा दिया तो और ज़्यादा जमा हुआ। तो भैया करंट बढ़ाता गया, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाता गया, तो क्वांटिटी ऑफ डिपोजिशन भी बढ़ता चला गया। तो इसी से वो स्टडी कर लिया। क्या स्टडी कर लिया? स्टडी ये कर लिया कि भैया क्वांटिटी जो जमा हो रहा है, वेट जो जमा हो रहा है किसी सबस्टांस का, या अमाउंट किसी सबस्टांस का जो जमा हो रहा है, वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप ज़्यादा करंट दोगे तो ज़्यादा जमा होगा, कम करंट दोगे तो कम जमा होगा। यानी क्वांटिटी ऑफ करंट और क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ करंट। करंट की क्वांटिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही फैराडेज का फर्स्ट लॉ है। इसमें यही ये लिखे हैं कि द वेट ऑफ सबस्टांस और अमाउंट ऑफ द सबस्टांस इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। लिबरेटेड मतलब जमा होना। लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड as a result of electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte either in fused state or in aqueous solution। तो सबस्टांस या तो फ्यूज्ड स्टेट में हो या एक्वस सॉल्यूशन में हो, वो क्वांटिटी ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान लीजिए कि Q क्वांटिटी ऑफ Q कूलम इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराते हैं, तो W ग्राम किसी सबस्टांस का जमा होता है, तो वैसे में Q और W एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। Q और W एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। हाँ, मान लीजिए कि ऐसी बात है, ऐसा स्टेटस है, ये फ्यूज्ड NaCl इसमें ले लीजिए आप, फ्यूज्ड NaCl, तो Na+Cl-, Na+ आप करंट पास कराओगे, इसमें करंट पास करा रहे हो, ठीक। तो करंट पास कराओगे तो ये Na+ यहाँ सोडियम बन के जमा होगा। Na+ यहाँ सोडियम बन के इस पर जमा होगा, और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। धीरे धीरे ये जो है मोटा हो जाएगा। और इतनी मोटाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इस पर सोडियम प्लेट पर जमा हो जाएगा जी, और ये सोडियम जमा होते जाएगा। जैसे जैसे आप करंट पास कराते जाओगे वैसे वैसे सोडियम जमा होते जाएगा। तो अगर आपका करंट का कूलम Q
ज़्यादा होगा तो सोडियम का वेट भी ज़्यादा होगा। तो यही दिया गया है कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। weight of substance deposited, weight of sodium deposited is directly proportional to quantity of electricity Q। जब तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए आप क्या डालोगे, एक कांस्टेंट डालोगे, कांस्टेंट क्या है, Z है, Z एक कांस्टेंट है, और इस Z कांस्टेंट को डाल दिया तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इंटू Q हो जाएगा, जहाँ Q क्या है, Q इज इक्वल टू IT है, यहाँ Q क्या है, I इंटू T है। ठीक है, आप जानते हैं Q इज इक्वल टू IT होता है पहले से, Q का दो फार्मूला आप जानते हैं, पहले Q इज इक्वल टू NE होता है और Q इज इक्वल टू IT होता है। Q इजकल टू IT, Q इजकल टू NE, बाद में चल के इन दोनों को इक्वल भी करेंगे। तो चलिए Q इजकल टू हम IT पुट कर देते हैं, तो W इजकल टू क्या हो गया, Z IT। अब Z यहाँ क्या है, Z तो आप समझ रहे हैं कि Z एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया है, इसलिए इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में Z को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के नाम से जाना जाता है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के नाम से जाना जाता है। किसे, Z को। तो Z आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है, ये दोनों नाम दे सकते हैं इसका। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आखिर क्या है और कैसे कंट्रोल होता है, इस चीज़ को भी आप देखो कि आखिर Z है क्या इन फैक्ट। तो अब हम लोग Z को समझ लें कि आखिर Z है क्या। तो Z को डिफाइन करते हैं आपके लिए, ये Z, नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दी Z क्या है। तो Z चूँकि W इज इक्वल टू ZQ होता है, तो Z इज इक्वल टू W/Q होगा। अब अगर देखिए वेरिएबल जो है ये है, तो इसको 1 बना दीजिए, तब कांस्टेंट डिफाइन हो जाता है। कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए वेरिएबल को 1 बना दिया जाता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है, तो Q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी Q 1 कूलम्ब हो जाती है, तो Z किसके बराबर हो जाता है, W के बराबर। यानी कि अगर आप 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ तो जो वेट जमा होगा वही Z है। तो कहोगे कि Z इज नथिंग बट weight of substance deposited when 1 coulomb of electricity is passed through the electrolyte। Z कुछ नहीं है, Z तो वेट है, Z इज ए वेट, Z इज ए वेट, यस Z इज ए वेट। बशर्ते देयर इज ए शर्तें इज दिस दैट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी पास्ड अप टू 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से जिस चीज़ का भी जितना वेट जमा होता है, वो उस चीज़ का उस वेट को ही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। और हर एलिमेंट का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अपना अपना होता है। सोडियम का अपना अलग होता है, सिल्वर का अलग होता है, कॉपर का अलग होता है, जिंक का अलग होता है, निकेल का अलग होता है। सभी एलिमेंटों का अपना अपना Z का वैल्यू होता है, अपना अपना कांस्टेंट होता है। और एक एलिमेंट का एक ही Z का वैल्यू होता है, वो अपना फिक्स है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद जितना वेट ग्राम में किसी सबस्टांस का जमा होता है, दैट वेट इज नोन एज व्हाट, दैट वेट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। उस वेट को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। हाँ, यही है Z। तो ये Z को इस तरह से आप डिफाइन कर देंगे, Z को कहेंगे। और इसको एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगेन ये भी फार्मूला था W इजकल टू ZIT, तो Z इजकल टू क्या हो जाएगा, W/IT।
तो अब I और T दोनों को 1 बना दीजिए आप। नीचे वाले को यहाँ भी 1 बना दिए थे, Q को 1 बना दिए थे, 1 कूलम ले लिए थे। यहाँ I और T दोनों को आप 1 ले लीजिए। तो अगर I इजकल टू 1 एम्पियर और टाइम इजकल टू 1 सेकेंड, तो कहिएगा कि 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक जब पास करेगी तो जो वेट जमा होगा उसी को जेड कहते हैं, जो वेट डिपॉजिटेड होगा उसी को क्या कहते हैं, जेड कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पासिंग अप टू 1 सेकेंड। 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकेंड तक जब पास कराते हैं तो जितना क्वांटिटी जमा होता है, जितना अमाउंट जमा होता है किसी सब्सटेंस का, दैट डिपॉजिटेड अमाउंट इज जेड, दैट डिपॉजिटेड अमाउंट इज जेड। तो आप कहिएगा कि जेड इज नथिंग बट द वेट ऑफ सब्सटेंस और वेट ऑफ द एलिमेंट डिपॉजिटेड एट इट्स करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड when 1 ampere of current is passing up to 1 second। ठीक, तो ये मज़े की बात है, ये इम्पोर्टेंट बात है। जैसे आप समझ लो जो है क्या कहते हैं कि अगर आप 1 कूलम की इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराते हो तो सिल्वर का मान लीजिए कि जमा जितना होता है वही उसका जेड हो जाएगा। ये भी लिख लीजिए। बाय द passage of 1 coulomb of electricity, इसी को 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो नोन एज व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट पासिंग अप टू 1 सेकेंड, देन इट इज़ नोन एज 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी। जब 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक पास करती है तो इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी क्यू कितना हो जाता है? 1 कूलम्ब। 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक पास करती है तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी क्यू हो जाता है 1 कूलम्ब। ओके, तो 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं, बाई पासेज ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 0.001118 ग्राम of silver is deposited at its cathode ठीक है, from AgNO3 solution is AgNO3 solution. This weight of silver is its electrochemical equivalent, यानी जेड ऑफ एजी का जेड कितना हो गया? 0.00118 ग्राम, यानी सिल्वर का जेड का वैल्यू 0.00118 ग्राम हुआ। 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी पास कराइएगा तो सिल्वर का 0.00118 ग्राम जमा हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यही हो गया उसका जेड, यही हो गया उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। द वैल्यू ऑफ, इम्पोर्टेंट है, द वैल्यू ऑफ जेड ऑफ all elements are different। सभी एलिमेंटों का अपना अपना होता है, इसीलिए जेड यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है।
द यूनिट ऑफ जेड इज ग्राम, द यूनिट ऑफ जेड इज ग्राम। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का यूनिट क्या है? ग्राम। और इस बात को आप एकदम केयर रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि हर एलिमेंट का अपना अपना जेड का वैल्यू होता है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये लोकल कांस्टेंट है, ये जगह पर डिपेंड करता है, ये अपने कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो जेड जो है बदलता नहीं है। ये नहीं है कि एलिमेंट एक्चुअली कोई ख़ास एलिमेंट रखिएगा तो उस एलिमेंट का कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एलिमेंट जैसे ही बदल देंगे अगर आप तो जेड बदल जाएगा। तो एलिमेंट बदलने से जेड बदलता है। सिल्वर का जो जेड का वैल्यू है, ये कॉपर का जेड का वैल्यू नहीं होगा, ये सोडियम का जेड का वैल्यू नहीं होगा, ये पोटासियम के जेड का वैल्यू नहीं होगा। सभी एलिमेंटों का अपना अपना जेड का वैल्यू होता है। हाँ, सभी एलिमेंटों का अपना अपना जेड का वैल्यू होता है। इसलिए ये जो है सभी एलिमेंट अपना अपना जेड रखेंगे, यानी ये कांस्टेंट होता है, लेकिन एक एलिमेंट के लिए एक कांस्टेंट, दूसरे एलिमेंट के लिए दूसरा कांस्टेंट। तो हर एलिमेंट का अपना अपना कांस्टेंट होता है। इसलिए ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं, यूनिवर्सल कांस्टेंट सबके लिए सेम होगा, उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट किसके कहते हैं? जो किसी आदमी बदलने से, चीज़ बदलने से ना बदले, सबके लिए एक ही बात लागू हो, उसे यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। जैसे फैराडे कांस्टेंट आएगा आगे तो उसे यूनिवर्सल कांस्टेंट कहेंगे, क्योंकि वो सबके लिए सेम है। बट ये जेड जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो कांस्टेंट है, ये एलिमेंट बदलने से बदल जाता है, इसलिए ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। और जेड की यूनिट ग्राम होती है, यानी जेड ग्राम में जाना जाएगा। जैसे इसको हमने पॉइंट जेड ऑफ एजी को बताया 0.001118 ग्राम। तो जेड की यूनिट क्या है? ग्राम है। ठीक है, इस तरह आप जेड सीखे, नोट कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। तो अब जो है हम लोग देखेंगे फैराडेज का सेकेंड लॉ। फैराडेज का सेकेंड लॉ कहता है कि एक से अधिक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, कितनी भी सेल लगा लीजिए, एक से अधिक सेल लगा लीजिए, और लगा लीजिए तो ऐसे वैसे मत लगाइएगा, ऐसे वैसे मत लगाइएगा। लगाने का एक तरीका होगा, उन सभी सेलों को लगाइएगा सीरीज में। हाँ, सीरीज में लगाना होगा। उन सभी सेलों को आप सीरीज में लगाओगे, तो जब एक से अधिक सेलें सीरीज में लगा दी जाती हैं तो आप सीरीज कनेक्शन का कंसेप्ट जानते हो कि सीरीज कनेक्शन में जब सेलें लगती हैं तो उनमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम पास करती है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम पास करती है, करंट सेम पास करती है, आई सेम रहती है। तो अगर 10 कूलम इसमें पास करेगी तो 10 कूलम इसमें भी पास करेगी, तो 10 कूलम इसमें भी पास करेगी। अगर 3 सेल हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं तो तीनों में से क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी सेम। तो क्वांटिटी ऑफ ऐसा कनेक्शन दीजिए, सीरीज कनेक्शन, कि क्वांटिटी व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल शुड बी सेम in different electrolytic cell. Then the weight of the substance deposited at their corresponding electrodes will be directly proportional to their equivalent weights. ठीक है, जैसे ये सोडियम है ना, तो यहाँ कैथोड पर सोडियम जमा होगा, ये कॉपर सल्फेट है तो यहाँ कैथोड पर कॉपर जमा होगा, ये AlF3 है तो कैथोड पर एल्युमिनियम जमा होगा। तो भैया यहाँ सोडियम का अमाउंट जमा हुआ वो अपने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कॉपर का जो जमा हुआ वो कॉपर अपने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ एल्युमिनियम का जो जमा हुआ, एल्युमिनियम अपने इक्विवेलेंट वेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट मैं पहले के क्लास में बता दिया हूँ, जो भूल गए हो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है वो याद रखेंगे, एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी होता है, एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट अपने इक्विवेलेंट, अब पूछा जाएगा कि भैया हम सेम करंट पास करा दिए, सबसे 20 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया हम सबसे, ठीक है, तो बताइए कि किसका क्वांटिटी ज़्यादा जमा होगा। तो भैया उसका क्वांटिटी ज़्यादा जमा होगा जिसका इक्विवेलेंट वेट बड़ा हो, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट्स वाई उसका क्वांटिटी अधिक होगा जिसका इक्विवेलेंट वेट बड़ा होगा। अब तुम जानो कि इक्विवेलेंट वेट किसका बड़ा है, सोडियम का इक्विवेलेंट वेट निकालो, कॉपर का निकालो, एल्युमिनियम का निकालो, और जिसका इक्विवेलेंट वेट सबसे बड़ा आएगा उसका सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जमा होगी। अगर 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सोडियम वाली, कॉपर वाली, एल्युमिनियम वाली अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं, सीरीज में लगी हुई हैं, और तीनों से बराबर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, तो किसका क्वांटिटी ज़्यादा जमा होगा, तो कहना कि उसका क्वांटिटी ज़्यादा जमा होगा जिसका इक्विवेलेंट वेट बड़ा होगा। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने की चीज़ है, सोडियम का 23/1, कॉपर का 63.5/2 और इसका एल्युमिनियम का 27/3, तो सबसे बड़ा कितना किसका आ गया, कॉपर का। तो कॉपर का वेट सबसे ज़्यादा जमा होगा, बराबर से बराबर क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी के पास जब होगा तो सबसे ज़्यादा अमाउंट कॉपर का जमा होगा। तो ऐसे बता सकते हो, यस, इस तरह से सेकंडों में बता सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो ये बात है और इस तरह से जवाब देना होता है। अब देखिए इसी को एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, फैराडेज के सेकंड लॉ को। फैराडेज के सेकंड लॉ को आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कहोगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विल बी इक्वल। ठीक है, अगर ये तीनों सेल सीरीज में है या कितनी भी सेल सीरीज में है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो डिपॉजिट होगा डिफरेंट एलिमेंटों का वो इक्वल होगा। जैसे सोडियम का ग्राम इक्विवेलेंट जो डिपॉजिटेड होगा, निकाल लीजिए, सोडियम का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड, कॉपर का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड, एल्युमिनियम का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड, ये तीनों बराबर होगा। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट यहाँ निकाल चुके हैं, इक्विवेलेंट वेट यहाँ निकाल चुके हैं, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो आप वेट दे दीजिए, वेट जितना जमा हुआ इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कीजिए, तो वेट ऑफ सोडियम बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम विल इज नोन एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम। वेट ऑफ कॉपर बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। वेट ऑफ एल्युमिनियम बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम। तो इस तरह वेट बाई इक्विवेलेंट वेट यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वो क्या होता है, इक्वल होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन सब का क्या होगा, इक्वल होगा। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स वेट बाई इक्विवेलेंट वेट जब इक्वल होगा, कितना का भी 10 हो 50 हो, सबका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होगा। तो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट सबका बराबर होगा, तो यानी एक फिक्स क्वांटिटी के बराबर होगा, एक फिक्स नंबर के बराबर होगा, दैट विल बी ए कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगा फिक्स नंबर। तो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वेट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट, और कांस्टेंट हटाते हैं तो इक्वल के साइन की जगह क्या आ जाता है। अगर आप कांस्टेंट हटाते हैं तो इक्वल के साइन की जगह क्या आ जाता है बताइए, आप तो जानते हैं पहले से, ठीक है। तो यहाँ आप कांस्टेंट हटाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, तो कांस्टेंट हटाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। तो ये भी सेकेंड लॉ बोल सकते हो और ये भी सेकेंड लॉ बोल सकते हो। सेकेंड लॉ बोल सकते हो कि वेट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। सोडियम अपने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कॉपर अपने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और एल्युमिनियम अपने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हर एलिमेंट अपने अपने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जमा होंगे, जिसका इक्विवेलेंट वेट बड़ा उसका क्वांटिटी ज़्यादा। यस, हाँ। और या यूँ कह सकते हो इसी को
कि when the quantity of electricity passed through the different electrolytic cell will be equal, or if they are in series, then the number of gram equivalent of different element deposited at different electrodes will be equal. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सबका इक्वल है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ सोडियम का जितना जमा हुआ उसी समय दूसरे साइड एनोड पर क्लोरीन भी जमा हुआ होगा, तो क्लोरीन का भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम के बराबर ही होगा। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि इधर ये जमा हुआ तो इसका क्या होगा, नहीं, जितना ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम का जमा होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट क्लोरीन का भी जमा होगा। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला याद रखिएगा, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, इसका फार्मूला होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। तो ये ज़रूर ध्यान रखेंगे आप कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला वेट बाई इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप केयर रखोगे, ध्यान रखोगे। तो ये हुआ हम लोगों का फैराडेज का सेकेंड लॉ। फैराडेज सेकेंड लॉ हम लोग पढ़ लिए, और इसके पहले पढ़े थे फैराडेज फर्स्ट लॉ। इस तरह फैराडेज का हम लोगों का फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ समाप्त हो गया है। अब हम लोगों को फैराडेज लॉ कहिए तो अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी फैराडेज लॉ असली स्टार्ट होगा, अब इनका कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा। तो अगला लेक्चर इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम लोग प्रॉब्लम बना पाएंगे। तो इसका सीक्वेंस में अगला लेक्चर यानी थर्ड लेक्चर बहुत केयरफुली आप पढ़ना, और केयरफुली, क्योंकि उसी से न्यूमेरिकल बनेगा। अब दोनों लॉ को हम कंबाइन करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। तो इंटरप्रिटेशन अगले में होगा, इस चीज़ को एकदम विशेष केयर लेके ध्यान देना है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ फैराडेज लॉ। तो अगला लेक्चर इस लेक्चर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ गए? ओके, सी यू एंड मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, इन दोनों लेक्चर को ध्यान दीजिएगा कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगला लेक्चर है, और कंटिन्यूअसली उसको पढ़ेंगे। ठीक है, बाय, सी यू, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।